हेलो क्लास 10th एंड आई स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों इस समय हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है क्वेश्चन पेपर सॉल्व की तो जाकर पहले वो देख लीजिएगा और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, अभी तक हमने 29 क्वेश्चन तक कर लिया था, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। और अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखिए, फिर से कह रहा हूँ जाकर देखिएगा, तभी आगे का समझ में आएगा। हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों अगर आपने फॉलो और ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर जाके करिए। चलिए सो आगे हम करते हैं। पहले मैंने इसमें अथवा में करा दिया था, पर जो कपड़े नहीं सिएगा टिकी है आज़ादी तक। अब हम करने जा रहे हैं करत करत अभ्यास, ठीक है। तो करत करत अभ्यास ते जयमिति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको सब प्रसंग और व्याख्या दोनों लिखनी है। तो चलिए पहले प्रसंग देखते हैं। प्रसंग की बात करूं तो इसका जो ये है ना, ये प्रॉपर दोहा है, प्रस्तुत दोहा कवि वृंद द्वारा रचित है। इसमें अभ्यास की महिमा उदाहरण के माध्यम से बहुत ही सशक्त रूप में की गई है, ठीक है। अगर मैं व्याख्या की बात करूं तो निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख लोग भी विद्वान हो जाते हैं। जिस प्रकार कुएं के कठोर पत्थर पर भी रस्सी के बार बार आने जाने से निशान पड़ जाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हम भी मेहनत करेंगे तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी क्या हो सकता है, समझदार हो सकता है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये था। चलिए तो ये तो हो गया व्याख्या। व्याख्या के बाद हम देखते हैं उदाहरण। उदाहरण में लिखा है सिल पर परत निशान। ये एक उदाहरण की तरह दिखाया गया है जिसे हम बोलते हैं दृष्टांत अलंकार। तो इसमें दृष्टांत अलंकार का यूज़ किया गया है, ये भी याद रखिएगा। करत करत में का 2 बार आया हुआ अनुप्रास अलंकार। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी अलंकारों की तो आप नहीं पहचान पाएंगे कि कहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो, कहीं पे रूपक और कहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, ठीक है। तो आप एक अलंकार वाली वीडियो पहले देख लीजिएगा, ठीक है। और करत करत में 2 बार का आया और अनुप्रास अलंकार है और 2 बार रिपीटेशन भी है प्रॉपर वर्ड की, तो भी अनुप्रास अलंकार ही आएगा। और छंद में बात करूं तो छंद में इसे दोहा है। क्या ये दोहा है, ठीक है, क्लियर। तो 29 का और हो गया। चलिए तो 30th क्वेश्चन देखते हैं। और 30th में आपको कोई 3 करने हैं, 4 दिए हुए क्वेश्चन, मगर आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये 30वें का। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। नैना देत बताए सब, दोहे में आंखों की किस विशेषता का उल्लेख किया गया है। यानी जो नैना जो है वो देत बताए सब, इसमें क्या दे रखा है, किस तरीके की सकारात्मक सोच है या नकारात्मक सोच है, क्या है, ये आपको आंसर देना है। चलिए तो इसके अंदर जो आंसर है वो नैना देत बताए सब दोहे में आंखों के भाव की स्पष्ट प्रदर्शन का उल्लेख किया गया है। नैना के माध्यम से हृदय में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भावों को देखा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे साफ दर्पण स्पष्ट रूप से जो जैसा है वैसा ही प्रतिबिंबित करता है, ठीक है, यह दिखाता है। तो नैना देत बताए सब मतलब कि नैना जो है, आपकी आंखें जो है ना, वो सकारात्मक पॉइंट और नकारात्मक पॉइंट दोनों तरह की चीज़ें देखता है, ठीक है। और जिस तरीके से दर्पण जो होता है, एक आपने शीशा देखा होगा, उसमें आप नहाए हुए नहीं होंगे तो नहाए हुए नहीं दिखेगा, ठीक है। यानी आप जैसे कपड़े पहन के दिखेंगे वैसे ही दिखेगा। अब आप सलमान खान है, शाहरुख खान है, या आप कोई भी हीरो हैं या कोई भी नॉर्मल इंसान है, आपको और अच्छा नहीं दिखा देगा दर्पण, जैसे हैं वैसे ही दिखाएगा, क्लियर। तो वैसे ही दर्पण की बात कर रहे थे। लेकिन है आज़ादी कविता में क्या संदेश दिया गया है। यानी आज़ादी जो कविता है ना, उसके अंदर संदेश क्या है। तो आज़ादी जो है वो गुणवत्ता में कर्तव्य बोधक की प्रेरणा देती है और कहा गया है कि मेहनत, निष्ठा और लगन से अपना कर्तव्य करने वाले व्यक्ति की ही आज़ादी का सही मायने में अधिकारी होता है, ठीक है। इसके बारे में हमने कल जब पढ़ा था दर्जी वाली चैप्टर में, किशोर वगैरह, जो किशोर दर्जी वाला था, उसके अंदर एक शागिर्द था, ठीक है। इन सब के बारे में जब हमने पढ़ा था ना, तो हमने देखा था कि शागिर्द जो है ना वो बार बार आज़ादी के बारे में पूछ रहा था दर्जी से, यानी अपने मास्टर से, ठीक है। तो आज़ादी का मतलब क्या बन जाता, तो उसने बोला आज़ादी गुणवत्ता में कर्तव्य बोधक की प्रेरणा देती है। यानी कि जो कर्तव्य करता है वही आज़ादी का सही सुख झेल सकता है, ठीक है। और मेहनत और निष्ठा और लगन जो है ना, वो कर्तव्य वाला व्यक्ति जो है वो आज़ादी को एक्सेप्ट कर सकता है। बाकी इसके अलावा कोई आज़ादी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो सी देखते हैं क्या है हमारे सामने। सी है निंदक को निकट रखने का क्या कारण है। यानी जो निंदक है ना, उसको निकट रखने का क्या कारण बनता है। तो आंसर है हमारे सामने, निंदक को निकट रखना लाभकारी है। वह हमारे स्वभाव के सभी नकारात्मक पक्षों को उजागर करता है, जिन्हें सुधार कर हम अपने स्वभाव को उत्कृष्ट बना सकते हैं। यानी निंदक जो है ना, उसे निकट रखना लाभकारी होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आप हमेशा उन लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा तारीफ करते होंगे आप लोगों की, तो उनके साथ आप
आप इतना डेवलप नहीं कर सकते जितना उनके साथ हो सकते हैं, जो आपकी कमियां और अपनी लाइक कमजोरियां बताएं आप लोगों को। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी कमजोरियों पे आपको काम करने का मौका मिल जाता है, मगर आपकी तारीफ ही करते रहेंगे तो आपको काम ही कहाँ मिलेगा, ठीक है, करने का खुद पे। ठीक है, समझ में आ गया। तो उन लोगों से दूर रहिए जो सिर्फ और सिर्फ तारीफ ही करते हैं, उन लोगों के पास जाइए जो आपकी कमियां भी बताएं और उसको सुधारने के कारण भी दें। ठीक है, क्लियर। तो गा का ये आंसर था। घा देखते हैं, आज़ादी कविता के अंत में शागिर्द ने सुई में धागा पिरोने का निर्णय क्यों लिया? तो आंसर है, आज़ादी कविता के अंत में शागिर्द को दर्जी द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्टि मिली और उसकी जिज्ञासा शांत हुई कि आज़ादी कर्म करने का नाम है। वह अपने कार्य की ओर प्रेरित हुआ और सुई में धागा पिरोने लगा। ठीक है, क्योंकि जैसा हमने देखा था कि आज़ादी के अंदर वो बार बार अपने गुरु से ना आज़ादी का मतलब पूछ रहा था, तो शागिर्द को जब अपने सारे जवाब मिल गए और उसका मन शांत हो गया तो उसने सोचा नहीं भैया अब ऐसा करते हैं, अब सुई में धागा पिरोने का समय आ चुका है, और वो सुई में धागा पिरो देता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये चारों क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, तीसवा भी हमारा खत्म हो गया। चलिए 31 देखते हैं क्या है हमारे सामने। ठीक है, तो सुखी राजकुमार कहानी में राजकुमार के स्वभाव में क्या परिवर्तन आया? तो देखिए, अगर आपने क्लास 10th में द हैप्पी प्रिंस करके एक इंग्लिश का चैप्टर था, 9th में था आई थिंक, तो 9th में द हैप्पी प्रिंस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके पहले वो देख लीजिएगा। ठीक है, और 9th पढ़ के ही आए, ऑब्वियस सी बात है, 10th करो तो 9th तो पढ़ के आए होंगे ना आप लोग। तो 9th क्लास में द हैप्पी प्रिंस पढ़ा था आपने, जहाँ पे हमने देखा था कि एक मूर्ति थी प्रिंस की, और उसने क्या किया, मरने के बाद उसने बहुत ज़्यादा भला किया अपनी प्रजा के लिए। जीते जी तो उसको भला का मतलब नहीं पता था, मगर मरने के बाद पता चल गया। वैसे ही सुखी राजकुमार, आपकी कहानी भी सुखी राजकुमार के आसपास ही है, तो वही हैप्पी प्रिंस इंग्लिश में और सुखी राजकुमार हिंदी में। ठीक है, तो सुखी राजकुमार का क्या था, जब राजकुमार जीवित था वह केवल अपने सुख और ऐश्वर्य में ही रुचि लेता था, वह आत्म केंद्रित था, परंतु मरने के बाद उसे सबके दुख दिखाई देने लगे, वह दुख रहने लगा। ठीक है, वह दुखी रहने लगा और मानवीय संवेदनाओं का संचार हुआ। ठीक है, वही जस्ट मैंने द हैप्पी प्रिंस की कहानी बताई थी, वही सेम इसमें भी आप लिख के आ जाना। चलिए, तो गा है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी में चित्रित नगर कैसा है? ठीक है, यानी कैसा था? तो आंसर है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी में वाजिद अली शाह का समय था, लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था, अमीर गरीब सभी किसी न किसी लत या विलासिता में डूबे हुए थे और सभी एक दूसरे से निरपेक्ष थे। क्लियर, समझ में आ गया? क्योंकि ये समय ही उस समय का है जब नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ के नवाब थे और वहाँ पे सारी चीज़ें विलासिता की थी। ठीक है, लखनवी अंदाज था। ठीक है, कहते ना मुस्कुराइए आप लखनऊ में, तो लखनऊ तो मैं गया हूँ और मैं खुद लखनऊ के पास से ही हूँ। ठीक है, तो मेरे तो आना जाना लखनऊ में लगा रहता है। ठीक, और लखनऊ बहुत सुंदर जगह है और वहाँ पे सब कुछ लखनवी अंदाज में देखने को मिलता है। नवाब वाजिद अली शाह के समय में तो वो लखनवी अंदाज बहुत बड़े पैमाने पे था, बहुत बड़ा था। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसलिए तो आप देखिए, यूपी जैसे इतने बड़े राज्य की राजधानी बनना कोई छोटी बात तो नहीं है, और लखनऊ उनमें से एक है। ठीक है, चलिए, सो शतरंज के खिलाड़ी भी हो गया। अब हम देखते हैं घ, सुखी राजकुमार कहानी में रूप और कर्म में से किसे महत्व दिया गया है? तो आंसर है, कर्म को महत्व दिया गया है, क्योंकि प्रारंभ में राजकुमार की प्रतिमा की सब सराहना करते थे हैं, पर अंत तक यह प्रतिमा अत्यंत क्रूप हो जाती है। यद्यपि मेयर आदि को यह पत्थर का भिखारी मालूम होता है, परंतु गौरैया राजकुमार के कर्म सौंदर्य के कारण ही प्रेम करती है। ईश्वर गौरैया और राजकुमार को स्वर्ग में स्थान देते हैं। ठीक है, क्लियर? मैं फिर से कह रहा हूँ, द हैप्पी प्रिंस आप क्लास 9th की सुन लीजिएगा, अगर नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको अगली बार ऐसी कहानी बता दूंगा। ऐसे जब पढ़ा रहा हूँ मैं, ऐसे ही आपको कहानी बता दूँ, कोई बड़ी कहानी नहीं है, बट द हैप्पी प्रिंस ही आपकी हिंदी में सुखी राजकुमार है। क्लियर? और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए, मैंने 4 क्वेश्चन तो पूरे पेपर में अभी तक देख ही लिए, और आगे का भी चांस देखता हूँ कि हो गई। ठीक है, ठीक है, तो 32 क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 32वां क्वेश्चन है हमारे सामने कि पहले देखते हैं, इसके अंदर 2 बताने आपको, 20 से 25 वर्ड में हमें 2 बताने। तो पहला देखते हैं हम लोग। पहला है कि सुखी राजकुमार कहानी में गौरैया को स्वर्ग में स्थान क्यों मिलता है? ठीक है, गौरैया राजकुमार की संगति में लोगों के दुख दर्द दोनों बांटती है, राजकुमार के गुणों से प्रभावित है, स्वयं अपने प्राण दे देती है, उसके प्रेम समर्पण और त्याग के कारण उसे स्वर्ग में स्थान मिला। ठीक है,
ठीक है। तो इसमें यही था कि आपने देखा होगा कि इसमें ना एक हैप्पी प्रिंस होता है, यानी एक प्रिंस होता है, उसकी मूर्ति खड़ी होती है और वो बेचारा ना मतलब दुख देखे जा रहा था प्रजा का, मगर उसको पूरा नहीं कर पा रहा था। तो फिर एक चिड़िया वहाँ से गुजरती है, बोलती है चिड़िया कि भाई मुझे जाना है यहाँ से दूर, ठीक है, क्योंकि अब ठंड पड़ने वाली है और ठंड में मैं ज़्यादा दिनों तक रह नहीं सकती यहाँ पे, तो मुझे निकलना पड़ेगा। तो बोलता है ठीक है आप रह सकती हो, मगर आप मेरा एक काम कर दोगी तो आप चले जाना। बोलती है भैया मैं अगर 2 मिनट भी रुकी ना तो मेरा आगे का जो जर्नी है ना बहुत लेट हो जाएगा। तो बोलता है नहीं आप देख लीजिए अगर एक बार। तो वो उसके विनती करने पर वो काम शुरू करती है, और वो फिर मदद जब करती है ना तो उसको पता चलता है कि मैं लाइक अपने लिए स्वार्थी हो रही हूँ, और ये इंसान जो है मतलब ये जो मूर्ति है ये अपने लिए स्वार्थी नहीं हो रही है। क्योंकि फिर वो क्या करता है, आयरन मून पे आते आते ना उसके शरीर पे जितने भी रत्न जड़ित होते हैं, जितने भी आभूषण जड़ित होते हैं, वो सारे निकाल के उन लोगों की हेल्प के लिए दे देता है जिन्हें सबसे ज़्यादा नीड होती है। ठीक है, और उस नीड को पूरा करने के लिए क्या करती है, वो चिड़िया भी उनका साथ देती है। मगर अंत में जब कुछ नहीं होता देने के लिए, तो बोलता अब एक ही चांस है, और चांस ये है कि आप मेरे दोनों आंखों से ना, जो मेरी आंखों में मणि लगी हुई है जो बहुत महंगी है, वो आप दे आओ। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। ठीक है, बोलती है आप ब्लाइंड हो जाएंगे, फिर आप देखेंगे कैसे। तो बोलता है वैसे भी तो मैं दुख दर्द ही देख रहा हूँ, इसके अलावा क्या देख सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए क्या करती है, फिर वो दे आती है, और देने के बाद वो आती है और बोलती है कि भैया अब तो ऐसा करूँगी, अब तो क्योंकि मौसम भी बदल गया है, अब ठंड भी पड़ने लगी है। तो वो कहती है नहीं, अब मैं आपकी आंखें बनूंगी, और जब तक खुशियां हैं दुख है जो भी है मैं तुम्हें खुद बताऊंगी। ठीक है, तो वो कंधे पे उसके बैठ जाती है। फिर ठंड का समय आता है, और ठंड इतनी बढ़ती है, वो जो चिड़िया होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, यानी कि मर जाती है। उसके कदमों पे जाके मरती है, उस राजकुमार के मूर्ति के। और जो राजकुमार की मूर्ति होती है वो भी बेचारी शांत हो जाती है। ठीक है, और अंत में क्या होता है, अंत में वो जो मेयर आते हैं वहाँ के, और वो देखते हैं किसी भिखारी की लाइक मूर्ति लग रही है, क्योंकि सबको टूटा फूटा पड़ा है, आभूषण निकले हुए जो मड़ी है वो सब कुछ। तो वो क्या करते हैं, उसे उठवा के डस्टबिन में फेंकवा देते हैं। और उसके जो दिल जो होता है ना, दिल के अंदर जो मड़ी लगी होती है, वो क्या होता है कि उस चिड़िया के पास फेंक देते हैं, यानी कि उस चिड़िया को भी डस्टबिन में डाल देते हैं, और चिड़िया और उसका जो प्रिंस का दिल होता है वो दोनों एक जगह पर गिरता है। और इस तरीके से द हैप्पी प्रिंस की एंडिंग होती है, और फिर दोनों के दोनों स्वर्ग में जाते हैं। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आप जिंदा हैं या फिर आप मर गए, बट ये मैटर करता है कि आपके इरादे कितने अच्छे थे, नेक थे, इसीलिए ये दोनों के दोनों स्वर्ग में जाते हैं। ठीक है, तो ये सुखी राजकुमार की कहानी थी। और क्वेश्चन पूछा था हमसे कि सुखी राजकुमार कहानी में गौरैया को स्वर्ग में स्थान क्यों मिलता है। तो गौरैया राजकुमार की संगति में लोगों के दुख दर्द बांट रही थी। मैंने बताया राजकुमार के गुणों से प्रभावित थे, स्वयं अपने प्राण दे देती है उसके प्रेम, समर्पण और त्याग के कारण। क्लियर। चलिए खा देखते हैं शतरंज के खिलाड़ी कहानी का अंत दुखद क्यों था। तो देखिए कहानी शतरंज के खिलाड़ी के अंत में समाज के विलासिता में डूबे होने के कारण ना तो देश बचता है और ना ही व्यक्ति। ठीक है, नवाब बंदी हो गए और मीर और मिर्ज़ा अपनी झूठी शान के कारण एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। समझ में आ गया। तो इसमें क्या है, शतरंज के खिलाड़ी के अंदर हम देखते हैं कि देश भी बचता नहीं है, क्योंकि देश के अंदर अगर लालच लोग हैं, लालची लोग हैं, तो देश कभी बच नहीं सकता। और मिर्जा ये जो है ना, ये लालची लोग थे। ठीक है, इनकी वजह से क्या हुआ, देश बर्बाद हो गया। चलिए तो गा देखते हैं, किसी भी कार्य की अति दुखदाई होती है। शतरंज के खिलाड़ी पाठ के आधार पर कथन की समीक्षा कीजिए। तो शतरंज के खिलाड़ी कहानी में पूरी जनता राग रंग में डूबी हुई है। संसार में होने वाली घटनाओं में किसी की भी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। अत्यधिक ऐश्वर्य, अकर्मण्यता के कारण जनता गुलाम रह गई, नवाब बंदी हो गए और मीर एवं मिर्जा जान से हाथ धो बैठे। अत्यधिक विलासिता अत्यंत घटक सिद्ध हुई। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो दुखदाई का कारण ये बनता है कि जब आप अपने बारे में सोचते हैं, लालच हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं, तो आपको प्रजा नहीं दिखती, और फिर प्रजा भी अगर वैसी हरकतें करने लगे तो वो देश नहीं दिखता। और इसी तरह से अंग्रेजों का भी हुकूमत हमारे देश पे हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ राजा के साथ साथ प्रजा भी विलासिता हो गई थी। ठीक है, विलासित हो गई थी। अब बाहर वालों को जो चीज़ ज़रूरत होगी वो तो लेगा ही ना। फिर उनकी क्या गलती है कि उन्होंने हम पे 250 साल गुलाम बनाया हमें। ठीक है, क्योंकि हमने खुद उनको वो सारी चीज़ें दी हैं जो उन्हें चाहिए थी। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पे 32 क्वेश्चन तक करते हैं हम, वीडियो बड़ी हो रही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर जरूर करिएगा। ठीक है।